नमस्ते। हम पढ़ रहे थे अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन। तो हमने कल खनिजों के बारे में पढ़ा, खनिजों के प्रकार के बारे में पढ़ा और कैसे खनिजों का वितरण है, कौन कौन सी चट्टानों में कैसे खनिज पाया जाता है और कौन कौन से देश में कौन सा खनिज मिलता है, इनके बारे में हमने कल अध्ययन करा था। आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से देश में मिलता है, इसका विस्तार से अध्ययन। एशिया महाद्वीप। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। तो जो चीन और जो भारत है उसके पास क्या है, विशाल मात्रा में लौह अयस्क के निक्षेप, मतलब लौह अयस्क की खाने हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। जो एशिया महाद्वीप है ना, क्या करता है, विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। लोहे का टीन होता है ना, वैसे तो टीन का उत्पादन करता है। तो चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। ऐसे ही चीन जो है, देखो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया ये तो टीन उत्पादक में तो है ही। इसके अलावा चीन जो है सीसा उत्पादन में, एंटीमनी और टंगस्टन ये सब धातुएं हैं, इसके उत्पादन में भी बहुत आगे है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है। तो एशिया में एशिया में क्या मिलता है, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। अब यूरोप जो महाद्वीप है विश्व में यह भी लौह अयस्क का अग्रणी महाद्वीप है। और रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजते हैं, तो निक्षेप वाले ये देश है। कौन से, रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। मतलब उत्तरी अमेरिका में 3 क्षेत्रों में ये खनिज निक्षेप पाया जाता है। एक तो ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, एक अपलेशियन प्रदेश और एक पश्चिम की पर्वत श्रृंखला। तो उत्तर अमेरिका में 3 जगह खनिज निक्षेप स्थित है। एक तो है ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, एक अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन। अब जो लौह अयस्क निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा, इसका जो खनन है वो कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। अब है दक्षिण अमेरिका। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ब्राज़ील जो है ये भी विश्व में सबसे बड़े उच्च कोटि के लोहे का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन। तो चिली और पेरू जो है तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से है। और ब्राज़ील और बोलीविया जो है विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से है। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। इसके अलावा खनिज तेल कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। फिर है अफ्रीका महाद्वीप जो है ये खनिज संसाधनों में धनी है। बाकी ऊपर के 3 हमने दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और एशिया पढ़ा, वो लौह अयस्क में बहुत ज़्यादा आगे है। और जो अफ्रीका है ये खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, हीरा, सोना और प्लेटिनम। तीनों ही बहुत महंगी धातु है, तीनों का बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व का सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। अब सोने का सबसे एक बड़ा भाग उत्पादित करने वाले देश कौन से हैं, दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे, ये विश्व के स्तर पर एक सोने का बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। इसके अलावा और भी खनिज पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, वो हैं तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट। ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज है। इसके अलावा जो तेल है ये नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना आप कि तेल जो है कहाँ पाया जाता है, नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। फिर है ऑस्ट्रेलिया।
अब जो ऑस्ट्रेलिया है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बीच में। चलो, दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये हो गया था। अफ्रीका, ये भी हो गया था। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो ऑस्ट्रेलिया है ये विश्व में बॉक्साइट उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। ये तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुल्ली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। ये अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुल्ली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं ये। अंटार्कटिका, विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमानों से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। तो अब जो ये ट्रांस अंटार्कटिका है ना, ये पर्वत है, यहाँ पे कोयले और जो पूर्वी अंटार्कटिका है ना, वहाँ के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का अनुमान किया गया है। तो लोह अयस्क सोना, चांदी और तेल में भी वाणिज्य मात्रा में उपलब्ध है, मतलब व्यापार कर सकते हैं, इतनी मात्रा में यहाँ पे लोह अयस्क सोना, चांदी और तेल पाया जाता है। अब एक खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। देखो क्या है, जो खनिज है इनका बहुत सारे क्षेत्रों में प्रयोग होता है। रत्नों के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं खनिज वो कठोर होते हैं। इसके अलावा आभूषण बनाने के लिए भी बहुत सारे खनिजों का उपयोग होता है। तांबा भी एक धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। ऐसे ही कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है, एक धातु है, उससे मतलब प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, मतलब हवाई जहाज जो बनाते हैं ना, ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, ये बॉक्साइट से बनाए जाते हैं। बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में इस बॉक्साइट का उपयोग होता है, जिसको आप एल्यूमिनियम बोलते हो, एल्यूमिनियम। अब एक खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। देखो, अनवीकरणीय संसाधन है, इसको बनने में बहुत हजारों साल लगते हैं, और मानवीय उपभोग की दर की तुलना में मतलब मानव जितना उपयोग करता है ना, उसकी तुलना में ये निर्माण और धीरे होता है। तो खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संधारण। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद उसके लिए ब्लेंडर में एक ग्लास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्ती और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक परंपरागत संसाधन, एक गैर परंपरागत संसाधन। तो परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो मतलब प्राचीन काल से हजारों सालों से चले आ रहे हैं, तो उन्हें बोला जाता है परंपरागत स्रोत। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। अब ईंधन, इसका उपयोग खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। अब हमारे देश में जो ग्रामीण जो है
उनके द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हमें ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। तो अब देखो, ईंधन जो है एक तो जीवाश्म ईंधन, तो पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक क्या हुआ? धरती के अंदर दबे रह गए, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में बदल गए। ऐसे कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। इसमें कौन आएगा? कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। ये परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर पर इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। अब देखो, ये टेबल पढ़ते हैं अपन। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इनके लाभ और हानि। देखो, खनिज तेल है, यह आसानी से परिवहनीय है, मतलब इनको टैंकर में आसानी से लाया जा सकता है। और पेट्रो रसायन उद्योगों का भी ये आधार है। ऐसे ही इसकी हानि क्या है? हाँ, और प्राकृतिक गैस है, ये भी आसानी से परिवहनीय है, मतलब इसको पाइप्स के माध्यम से लाया जा सकता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है ये। जो प्राकृतिक गैस है ना, ये तेल और कोयले से ज़्यादा स्वच्छ है और तेल से सस्ता भी है। लेकिन हानि क्या है इनकी? तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव कारण ऑक्सीजन का अंश है। जैसे तेल बह गया या गैस का रिसाव हो गया तो क्या होगा? इससे ऑक्सीजन का अंश है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऐसे ही निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा। अब अगर ये बह गए तो इनके कारण क्या होगा? हवा में फैलेंगे। हवा में फैलेंगे तो क्या होगा? एक सेकंड, ये हवा में फैलेंगे। अब हवा में फैलेंगे तो ये भाप बन के ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? इनके माध्यम से बादल बनेंगे और वर्षा होगी, तो वो एक अम्लीय वर्षा होगी। ये भी नुकसानदायक है। और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। और जो ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इसको नया मतलब वापस बनाना बहुत आसान नहीं है। अब है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में आएंगे एक तो क्या? ईंधन, एक कोयला और एक जल विद्युत। तो देखो, ईंधन में जो ईंधन है ये सुप्राप्य है, मतलब सभी जगह मिल जाता है और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय उपयोग। इसका उपयोग करने में, मतलब इसको इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसको जलाने पे धुआं फैलता है, तो प्रदूषण फैलाने वाला है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। और जो ये हो रहा ना ओजोन गैस में छेद, ग्लोबल वार्मिंग, उसमें भी ये वृद्धि करता है। और निर्वनीकरण। फिर इसके बाद है कोयला, मतलब निर्वनीकरण, इसको बनने में वो टाइम लगेगा। फिर है विस्तृत रूप से उपलब्ध। जो कोयला है ये भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त। बिजली जो बनती है ये कोयले से भी बनती है, बिजली, भाप वगैरह, तो विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। हानि क्या है? ये प्रदूषण का स्रोत है, मतलब प्रदूषण फैलाता है। कोयले को जलाने में भी धुआं फैलता है, तो प्रदूषण का स्रोत। और परिवहन के लिए भारी, परिवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बहुत भारी पड़ता है ये। फिर है जल विद्युत। जल विद्युत की जो लाभ हैं, ये एक तो प्रदूषण मुक्त है जल, है ही सही, क्योंकि पानी से बिजली बन रही है, आराम से, प्रदूषण नहीं हो रहा। सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा। आज जो उसका पानी निकलता है उससे हम सिंचाई भी कर सकते हैं और मछली पालन कर सकते हैं और सस्ता भी है। हानि क्या है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन। अगर कहीं पे हमें बांध बनाना है, तो अगर बांध बनाएंगे तो पानी इकट्ठा करने के लिए जगह चाहिए, तो अब नदी वगैरह बनानी, तो उसके लिए जो वहाँ लोग रहते हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ेगा। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन। अगर कभी पानी ज़्यादा बढ़ गया, जल स्तर बढ़ गया, तो जो नीचे क्षेत्र है वहाँ पे जल प्लावन, मतलब बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। स्थापित करने में खर्चीला, और ये बांध वगैरह बनाना, सब कुछ करना तो खर्चीला है ही सही। तो ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। तो नेक्स्ट ये कोयला और पेट्रोलियम, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।